टोक्यो में आयोजित हुए ओलंपिक का तो समापन हो चुका है, लेकिन टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में हमारे देश के धुरंधर खिलाड़ी अभी भी अपना दबदबा बनाने में कायम है। ऐसे में हमारे देश की खिलाड़ी भाविना पटेल की ऐतिहासिक जीत हुई है। आखिर क्या खास है भाविना पटेल की ऐतिहासिक जीत में और कौन है भाविना पटेल, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की भाविना पटेल ने टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में इतिहास रच दिया। अपने पहले पैरालंपिक में भाविना पटेल ने रजत पदक पर टोक्यो में अपने नाम का दबदबा बनाया। हालांकि भाविना का गोल्ड मेडल का सपना अधूरा रह गया, लेकिन भाविना ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। अपनी इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भाविना पैरालंपिक में टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। भाविना की इस जीत के बाद उनके घर से लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। देश भर में भाविना की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अब भाविना की इस ऐतिहासिक जीत के बारे में पूरे देशवासी भाविना से संबंधित जानकारी जानने के लिए इच्छुक है। तो चलिए दिखाते हैं कि आखिर कौन है भाविना बेन पटेल। भाविना बेन पटेल भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। भाविना ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पहली बार हिस्सा लिया। भाविना गुजरात के मेहसाणा जिले में रहती है। भाविना टेनिस व्हील चेयर पर खेलती है। भाविना क्लास 4 की कैटेगरी में आती है। 2011 में थाईलैंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। 2013 में बीजिंग में एशियाई पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल में सिल्वर मेडल जीता। 2017 में बीजिंग में नेशनल टेबल टेनिस महासंघ एशियाई पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक के सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी मियाओ झांग को हराया और सिल्वर मेडल पर भाविना ने जीत दर्ज की। तो वहीं भाविना की इस जीत के बाद राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ट्वीट कर भाविना को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाविना पटेल ने इतिहास रचा। वो भारत के लिए ऐतिहासिक रजत पदक लेकर लौटने वाली है। भाविना को इस जीत की हार्दिक बधाई। भाविना का जीवन प्रेरित करने वाला है। वो अपनी उम्र में बाकी युवाओं को भी प्रेरित करेगी। तो वहीं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी भाविना को बधाई देते हुए कहा कि भाविना पटेल ने पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले भारतीय दल और खेल प्रेमियों को प्रेरित किया। भाविना के इस जज्बे ने, हुनर ने भारत को गौरवान्वित किया। इस असाधारण उपलब्धि के लिए भाविना को मेरी बधाई। तो वहीं भाविना के इस जीत के बाद उनका बयान भी सामने आया। भाविना कहती हैं कि मैं ये रजत पदक अपने देश को समर्पित करती हूँ। मैं अपने कोच, परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैच के दौरान मैं थोड़ा नर्वस थी। मैं अपनी खेल रणनीति को ठीक से लागू नहीं कर सकी। अगली बार मैं अपना सर्वश्रेष्ठ जरूर दूंगी। मुझे खुशी है कि भारत ने पैरालंपिक में टेबल टेनिस में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। फाइनल मुकाबले में भाविना और चीनी खिलाड़ी यिंग झोउ के बीच कांटे की टक्कर थी। दोनों खिलाड़ियों ने जमकर प्रदर्शन किया। टेबल टेनिस के फाइनल में चीन की खिलाड़ी यिंग ने भाविना को हरा दिया। चीनी खिलाड़ी यिंग ने पहला मैच 11-7 से जीता, दूसरा मैच 11-5 से जीता और तीसरा मैच 11-6 से जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हालांकि भाविना पटेल की फाइनल में हार हुई है, लेकिन भाविना पटेल की इस हार में भी भारत की जीत है, क्योंकि भाविना पटेल में सेमीफाइनल में जीत दर्ज कराकर सिल्वर मेडल को अपने नाम किया है। तो वहीं पूरे भारतवासियों को भाविना पटेल की इस जीत पर गर्व है। खेलो इंडिया से पहले राज्य सरकार की तरफ से एक और बड़ा खेल आयोजन किया जाएगा, ताकि खेलो इंडिया तक अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जा सके। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से हरियाणा में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया गया। कोरोना काल में राज्य सरकार ने खेल प्रतियोगिताओं को तवज्जो देने से बेहतर कोरोना से बचाव जरूरी समझा, लेकिन अब देश भर में प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं। हरियाणा में खेलो इंडिया से पहले खेलो हरियाणा का शुभारंभ किया गया, जिसका समापन हुआ। अब इन प्रतियोगिताओं के जरिए युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। ऐसे में हरियाणा में भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा ये समय आया है कि इस बार जो सबसे बड़ा इवेंट हरियाणा में कुछ हुआ है वो खेलों का हुआ है, और खेलों का इस बार का इवेंट जो खेलो हरियाणा है बड़े अच्छे तरीके से हमारे 20-25 गेम्स हैं, इसमें 6 जिलों में हो रहा है। तो जिस ग्राउंड पे हम बैठे हैं ये हॉकी का वो फेमस ग्राउंड है, जहाँ से दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गए हैं। अगर आप इस बार ओलंपिक्स में भी नज़र डालें तो हरियाणा से महिला टीम में 9 सदस्य और पुरुष टीम में 2 सदस्य हॉकी के ही गए हैं।
तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके के प्रबंध हमारे डिपार्टमेंट ने या बाकी अथॉरिटीज़ ने किए हैं, इस बार जो बहुत ही अच्छे प्रबंध हुए हैं और सभी उसमें खुश हैं। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक खेलो इंडिया से पहले हरियाणा में एक और टूर्नामेंट करवाने की कोशिश की जाएगी। इस टूर्नामेंट के जरिए प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अब तो लगभग सभी ग्राउंड्स हमारे खुल चुके हैं और खिलाड़ी बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। कोविड के टाइम में भी कोशिश थी कि ऑनलाइन इनकी कोचिंग हो सभी की, और अब जैसे कि ग्राउंड खुल चुके हैं, इनको जो भी संभव मौका है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। कॉम्पीट करें, ये कंपटीशन जितना होगा उतना ही रिज़ल्ट सामने आएगा और इसका आप बहुत जल्द ही रिज़ल्ट देखें। समापन सत्र की पूरी अच्छे तरीके से तैयारी है और जिन 6 जगह पर गेम्स हो रहा है उन्हीं 6 जगह पर ये समापन होगा और काफ़ी लोग इससे जुड़े हैं और भी कल इसमें जुड़ेंगे। अब कोरोना से बने हालात संभलने के बाद प्रदेश भर में खेलो इंडिया का आगाज होने जा रहा है। खेलो इंडिया में एक बार फिर से खिलाड़ियों को अपना लोहा मनवाने का मौका मिलेगा। तो वहीं इस बीच हरियाणा खेल और युवा कार्यक्रम विभाग निदेशक IPS पंकज नैन ने खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रखने की अपील भी की। इस आयोजन के तहत देश भर में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, तो वहीं इस आयोजन में प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा भी देखने को मिलेगा। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर हर कोई अलर्ट मूड पर नजर आ रहा है। जहां एक और फरीदाबाद में 3 पार्षदों ने मिलकर वैक्सीनेशन के बड़े शिविर का आयोजन किया, तो वहीं पलवल में भी वैक्सीनेशन कैंप अभियान चलाया गया। कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाया। उस दौरान लोगों की लापरवाही भी नजर आई। लोग वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे थे। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन अब थर्ड वेव में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग से लेकर लोग भी अलर्ट नजर आ रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सामने आई फरीदाबाद से, जहां वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। रोजाना कई जगह पर स्थानीय प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के साथ वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं। इसी के चलते बल्लभगढ़ में किसान भवन में भी 3 पार्षदों ने मिलकर वैक्सीनेशन के बड़े शिविर का आयोजन किया, जिसमें 1000 लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगाने का टारगेट रखा गया। 4 वैक्सीन का इंतजाम किया गया और भीड़ भाड़ तो ज्यादा है ही, और कितनी भी आदि हो सबके लिए डोज लगेगा। में जो कोविड की महामारी है उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा ये 4था-5वां कैंप है। आज किसान भवन में पहली या दूसरी डोज, दोनों डोजों का कैंप 1000 डोज है। सारे हमारे सिविल अस्पताल के जितनी नर्स डॉक्टर सारी टीम यहाँ आई हुई है। पहले सबका कोविड टेस्ट होगा, फिर सबको पहली या दूसरी दोनों डोज लगेंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से CMO साहब का, डॉक्टर मन सिंह जी का, यहाँ के मंत्री मूलचंद जी का, बड़े मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का सबका धन्यवाद करता हूँ। वे जहाँ भी हम फैसिलिटीज मांगते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, वे वहीं हमें कैंप देते हैं। वहीं दूसरी ओर पंचकुला में भी मेगा वैक्सीनेशन कैंप अभियान चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन की डोज लेने पहुंचे। 2 दिवसीय मेगा वैक्सीनेशन अभियान में युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कई सामाजिक संस्थाओं ने भी स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किया। मेरे मन में एक डर था, तो कल मैंने भी हिम्मत करके यहाँ पे इंजेक्शन लगवाया है। फर्स्ट डोज लगी है मेरे को कोविशील्ड। तो पहले तो फील हो रहा था कि नहीं, डर लग रहा है। तो अब लगवाने के बाद आपके सामने आज खड़ी हूँ। सुबह की ड्यूटी भी दे रही हूँ क्योंकि ये 2nd डे है आज कैंप का। तो लोगों को कल जो हमें रिस्पॉन्स मिला है 382 लोगों की लगी है जहाँ पे वैक्सीनेशन। तो उसको देखते हुए हमें ऊपर से ही मतलब डॉक्टर्स के भी कॉल आई कि आप आज का दिन भी कंटिन्यू करो। तो बड़ा अच्छा आज का भी रिस्पॉन्स आ रहा। तो अभी तक 130 से अबाउट हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीनेशन से डरना नहीं है। मेरे को लगी है, कल शाम को लगी है, तो आज सबके सामने आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। कोई ऐसा फील नहीं हो रहा। तो हल्का सा महसूस होता है, दर्द होती है, कोई लगता है तो आप PCM ले सकते हैं। तो बाकी वैक्सीनेशन सबको लगवानी चाहिए। हम खुद भी सेफ रहेंगे इससे और दूसरा जो है वो भी सेफ रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर के समय जिस तरह की लापरवाही सामने आई थी और उसका अंजाम भुगतना पड़ा, वैसी स्थिति तीसरी लहर में ना पैदा हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवाएं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। बल्लभगढ़ में एक गार्ड घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन ड्यूटी पर पहुंचने से पहले ही गार्ड की
मौत की खबर सामने आती है। अब गार्ड की मौत कैसे हुई, गार्ड की मौत का क्या कारण है, देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति घर से काम के लिए निकला था, लेकिन इस युवक के घर से निकलने के बाद कुछ ही देर बाद युवक की मौत की खबर सामने आ गई। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव एक गंदे नाले से बरामद किया गया है। अब ये व्यक्ति क्या किसी हादसे का शिकार हुआ था या फिर सोची समझी साजिश के तहत ये कोई हत्या का मामला है, फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 7 बजे करीब एक आदमी को लेकर हम गुड्डू पांडे बताया गया है, जो कि रामको स्ट्रीट में गार्ड के पद पर कार्यरत था। तकरीबन 7 बजे का वो लेकर आए, उन्होंने ये कहा था कि मेरी कंपनी के सामने नाला है 2 से 3 फीट का, उसमें उससे डूबने की उसकी मौत हुई। आने के बाद हमने उसकी ECG करी, जिसमें फ्लैट लाइन थी, इससे ये प्रमाणित हुआ कि वो मर चुका है। अब हमने क्या करा कि हमने रुका बनवा के पुलिस के पास भिजवा दिया है। अब जो भी कंसर्न थाना है वो आएगा, बॉडी को लेके जाएगा, जहाँ पे उसकी जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा। शव की शिनाख्त की गई तो मालूम हुआ कि ये युवक बिहार के बक्सर का रहने वाला था और बल्लभगढ़ के सेक्टर 25 में अपने परिवार के साथ रहा करता था। मरने वाला शख्स एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था और घर से ड्यूटी के लिए रवाना ही हुआ था, लेकिन उसके बाद ये खबर सबके सामने है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फतेहाबाद में एक हादसा हो गया। एक कार नहर में गिर गई और नहर में गिरने से एक महिला और 4 साल के बच्चे की मौत हो गई और कार चालक ने तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। फतेहाबाद के गांव सरियाना में एक कार भाखड़ा नहर में जा गिरी। कार में एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार परिवार के लोगों की तलाश में जुट गई। इस हादसे में एक बड़ी बात यह भी है कि पुलिस ने वक्त रहते कार में सवार एक युवक को बचा भी लिया, लेकिन हादसे में बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई। ये परिवार नरवाना से भूना की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने बच्चे का शव तो बरामद कर लिया है, लेकिन महिला का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया। हमारे भुन्ना थाना में इंफॉर्मेशन मिली कि एक मनोज सोनी नाम का व्यक्ति जो भुन्ना का रहने वाला है, अपनी ससुराल नरवाना से भुन्ना आ रहा था, तो रास्ते में सनियाना के पास उसकी नहर में गाड़ी गिर गई, जिसमें मनोज सोनी नामक व्यक्ति को बचा लिया गया। उसकी पत्नी और उसका बेटा दोनों नहर में डूब गए, जिसमें उसके बेटे जिसकी आयु करीब 4 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी को बरामद हो चुकी है और उसकी पत्नी की डेड बॉडी की तलाश जारी है। इस हादसे में महिला का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस शव को कब तक बरामद कर पाती है। सोनीपत के बहालगढ़ फ्लाईओवर के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरथल के ढाबे में पराठे खाने निकले 7 दोस्तों के साथ एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सोनीपत के बहालगढ़ फ्लाईओवर के पास युवकों की गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। दरअसल दिल्ली के रोहिणी निवासी नवीन अपने 6 दोस्तों के साथ मुरथल के लिए निकले, लेकिन जैसे ही बहालगढ़ फ्लाईओवर से नीचे उतरने लगे तो उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और गाड़ी लोहे के एंगल से टकराकर पलटती हुई सर्विस लेन में पहुंच गई, जिसमें 2 युवकों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये बच्चे रात को पराठे खाने के लिए सुखदेव ढाबा पर आ रहे थे। रास्ते में ये नहीं पता इन्हें किसी ने पीछे से हिट किया है या क्या किया है। इनकी गाड़ी ड्राइवर साइड से ग्रिल में जाके और पलटे मार के पलट गई। उसमें 2 बच्चे तो ख़त्म हो गए हैं, बाकी इंजर्ड हैं। एक तो नवीन और दूसरे का नाम बबलू। एक उसमें ट्रोमा में भर्ती है आईसीयू में, उसका क्या नाम है, अंकित आईसीयू में भर्ती है। पीयूष की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर है, और 2-3 के और भी थोड़ी चोटें लगी हुई हैं। मामले की जांच अधिकारी प्रवीण ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हुई, तो वहीं 5 गंभीर रूप से घायल थे। फिलहाल मामले में कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी की सूचना मिली थी, एक बार एक्सीडेंट हो गया। जो सूचना पर पाकर मौके पर पहुंचे, मौके पर से जो है 2 डेड बॉडी जो है वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा GH में ले आई गई थी और
बाकी जो है जो इनके साथ अन्य 5 साथी थे उनको जो है एम्बुलेंस के द्वारा जो है निदान हॉस्पिटल और फेम्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। और अब मृतक जो नमीन और बबलू की कार्रवाई 174 CRPC बयान के बाद में। फिलहाल पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसे हादसे अक्सर दिल दहला देते हैं। ऐसे में हमें ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। पलवल में रसूलपुर रोड स्थित रेलवे फाटक के पास बनाए जा रहे पुल का निर्माण कार्य 3 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। पुल के निर्माण कार्य का अटकना स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों के लिए भी परेशानी का सबब बन चुका है। पलवल में रसूलपुर रोड स्थित रेलवे फाटक का काम करीब 3 साल के बाद भी पूरा नहीं हुआ, जो लोगों के साथ साथ स्कूली छात्रों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है। स्कूल जाने के लिए छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार करते नजर आ रहे हैं। स्कूली छात्रों का इस तरह रेलवे लाइन को पार करना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इससे पहले भी 2 छात्रों की मौत रेल की चपेट में आने से हो चुकी है। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं का कहना है कि रेलवे लाइन पार करते समय उनको डर तो लगता है, लेकिन आने जाने में कोई और रास्ता नहीं है, जिसके चलते डर डर कर रेल लाइन पार करते हैं। तो यहाँ से हमें आने में बहुत दिक्कत होती है सर। ये कई बार तो फाटक होती है, हमको पता चल जाता है कि हम रेल आ रही है तो हम रुक जाते हैं। अब पता नहीं चलता, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत लोगों का हो चुका है। तो ये सब बनवाना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ही दिक्कत होती है इससे। हमें आने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। कभी कभी तो हम लेट भी हो जाते हैं और जो बालक भी आते हैं ना उनकी वजह से बहुत डर लगता है। कभी कभी तो कोई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि जब भी बच्चे आते हैं यहाँ पर वो अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हैं, ताकि बच्चों को बिना किसी नुकसान के रेल लाइन को पार करवाया जा सके। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज से 3 साल हो गए कम से कम, यहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चे आते हैं, जिनका बच्चे आपको पता है बच्चों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को देखते हुए तो इसका बहुत जल्द से जल्द निर्माण हमारी सरकार करे, तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ। सर यहाँ पे अगर हादसे की बात करें तो सर हर 10-15 दिन में कभी कोई बुजुर्ग है, कभी हमारी कोई माताएं बहनें कोई ना कोई चपेट में यहाँ ट्रेन की में आती रहती हैं इस ओवरब्रिज के न बनने के कारण। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण चल रहे निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है, जिस वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। कि जितने भी काम हमारे 1-1.5 साल से कोविड की वजह से सफर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी की वजह से कोई जब एक बार काम बंद हो जाता है तो उसमें कई दिक्कतें आती हैं, और अब स्थिति ठीक हो रही, सामान्य हो रही, तो जल्दी से काम। आपको बता दें यहाँ पे पुल न बनने के कारण पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं, जिनमें कि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, ताकि आगे से ऐसे होने वाले हादसों से बचा जा सके। करनाल में किसानों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। साथ ही किसानों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के बाद किसानों ने अलग अलग जगह जाम लगा दिया। जब किसानों की रिहाई हुई तो उसके बाद किसानों ने जाम खोल दिया। हरियाणा में एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। बीजेपी नेताओं का विरोध करने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये लाठीचार्ज करनाल के घरौंडा में हुआ। पुलिस और किसानों के बीच टकराव के चलते ये हालात बने कि लाठीचार्ज में कई किसानों के सिर फूटे और खून बहा, जिसका रिएक्शन हरियाणा के कोने कोने में देखने को मिला। साथ ही किसानों पर हुए लाठीचार्ज और किसानों की रिहाई को लेकर किसानों का गुस्सा इस कदर फूटा कि किसानों ने कई घंटों तक सड़कों को जाम रखा। वहीं कुछ समय बाद पुलिस ने किसानों को रिहा कर दिया। बस गिरफ्तार थे, 2 बार लाठीचार्ज करी गई और गंभीर चोट, कोई छोटी मोटी चोट नहीं, गंभीर चोट। एक भाई खिदराबाद से है, उसकी बांह टूटी। एक गुरजंटा करनाल से नाक की हड्डी टूटी, गंभीर चोटें लगी। एक हमारा बुजुर्ग का गांव बड़ौदा से, उसका सिर फटा, उसकी बेटी दिख रहा का। और उसके बाद नॉमिनेट कर करके यहाँ के प्रशासन ने अकेले आदमी को बुलाकर लाठियाँ मारी। एक आदमी को 50-50 लाठियाँ मारी।
इन्होंने इतनी बुरी तरह से, बुजुर्ग है बड़ौदा का महेंद्र सिंह, मैं उसको ट्रामा सेंटर लेके गया, उसके सिर पर यहाँ पर इस तरीके से चोट मारी, उसमें से खून लगातार जैसे नाली में से चलता है उस टूंटी में चलता है, ऐसे चल रहा था। फिर पर्दा बांध के लेके गया, उसको कम से कम 20-25 टांके लगे हैं। भाई एक गुरजंट है हैदराबाद से, उसकी बाजू तोड़ दी और उसके बाद दोनों उंगलियां पाड़ दी। उसके बाद जब उसको गिरफ्तार करके मेरे साथ जा रहे, पीछे से एक पुलिस वाला फिर भी उसको चलते चलते को लाठियां मार रहा है। और उसके बाद एक गुरजंट लड़के की नाक की हड्डी तोड़ी है। और भी काफी चोटें तो बहुत है। हमारा कोई साथी ऐसा नहीं है जिसको 50-100 लठ नहीं लगे। किसानों की रिहाई के बाद हरियाणा के सभी जिलों में किसानों ने जाम खोल दिया। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि 30 अगस्त को प्रदेश भर में किसान नेताओं की करनाल में अहम बैठक होगी। अभी सभी किसानों को जो करनाल से पकड़े थे उनको रिहा कर दिया गया है, हमारे बीच में छोड़ दिया गया है और उनका स्वागत करने के बाद अभी हमने पूरे हरियाणा से जाम खोलने का फैसला ले लिया है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से आज एक तरह से डिक्टेटरशिप दिखाई है और लोगों के सिर फोड़े हैं, हड्डियां तोड़ी हैं, यहाँ तक के मजिस्ट्रेट ऑर्डर सिर में लठ मारने के दे रहा है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बिल्कुल क्रूरता है। हमारी गाड़ियां तोड़ दी गई है, किसी कानून में नहीं है। सरकार की इस तरह की क्रूरता से मुकाबला करने के लिए परसों को 11 बजे करनाल के अंदर सभी किसान संगठनों की, हरियाणा के सभी किसान संगठनों की मीटिंग बुला ली गई है। अगली रणनीति का फैसला उसमें करेंगे। दूसरी ओर करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का कहना है कि कानून व्यवस्था बनी रही, इसके लिए किसानों को गिरफ्तार किया गया था। किसी किसान नेता को परेशानी है तो वो बातचीत करके समाधान निकाल सकता है। देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मौके के हिसाब से 7 व्यक्तियों को डिटेन किया था और इनको अभी कुछ देर पहले रिलीज कर दिया गया है कि रोड ब्लॉक को खोलें और यदि कोई ऐसा इश्यू है जिनका समाधान चाहिए तो बातचीत के जरिए निकालें। जब दोपहर के समय पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी कि किसान वहीं पे बसावा टोल जो ऑलरेडी वहाँ पर उनका धरना चल रहा है वहीं पे अपना विरोध प्रदर्शन करते रहें। उसके बाद में उनके द्वारा अचानक रोड जाम कर दिया गया, जो कि नेशनल हाईवे है उसको ब्लॉक किया गया। उसके बाद में कुछ लोगों के द्वारा पुलिस पे पथराव भी किया गया। उसके बाद में पुलिस ने मौके के हिसाब से न्यूनतम और माइल्ड फोर्स का यूज़ किया ताकि लोगों को तितर-बितर किया जा सके, नेशनल हाईवे को खुलवाया जा सके और किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था की स्थिति भंग नहीं हो। वहीं करनाल लाठीचार्ज पर हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क ने कहा कि किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद ही पुलिस ने नियमानुसार हल्का बल इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहां से हटाया। करनाल में जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। सुबह करीब 12 बजे वहाँ कुछ किसान प्रदर्शनकारी जो मौजूद थे उन्होंने ज़बरदस्ती नेशनल हाईवे को जाम किया और ज़बरदस्ती करनाल शहर की तरफ जाने की कोशिश की। जब उनको वहाँ पे मौजूद कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने समझाया कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने उग्र एक रूप ले लिया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पे पत्थर फेंके, कुछ लोगों ने कसी वगैरह से भी अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद नियमानुसार पुलिस बल ने एक हल्का बल प्रयोग किया और उनको वहाँ से हटाया। इस विषय में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 किसान भाइयों को चोट आई है और 10 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है। फिलहाल किसानों ने जाम खोल दिया है, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से 30 अगस्त को करनाल में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्या रणनीति तैयार की जाती है किसानों की तरफ से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।